औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करना है, पैथोफिजियोलॉजी का, सेल रिपेयर एंड वुंड हीलिंग। इसमें सबसे पहले हमने सेल रिपेयर की बात करनी है और उसके बाद हमारे पास वुंड हीलिंग के कुछ स्टेजेस हैं, कुछ प्रोसेसेस है जिसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखें, आपके पास यहाँ पे रिपेयर आ जाता है। सेल रिपेयर के सेल जो है वो अपने आप को रिपेयर किस तरह से करता है, या अगर अपनी बॉडी, एक बॉडी के अंदर वूंड बनता है तो वो किस तरह से हील होता है, ठीक है। उसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, इस सब चीज़ों को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास रिपेयर की टर्म आती है। रिपेयर जो है वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है। रिपेयर इज अ प्रोसेस बाय विच लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय वायबल सेल्स। यानी हमारे सेल्स जो कि डैमेज हो जाते हैं या जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक इस तरह का प्रोसेस जिसके थ्रू उनको जो है वायबल सेल्स में, यानी वायबल सेल इस तरह का सेल है जो कंप्लीट सेल है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश सेल है, जिसके अंदर कोई भी कह लो मसला नहीं है, ना ही कोई डिफेक्ट है, ना ही कोई डैमेज हुआ हुआ वो। तो अगर आपने डिस्ट्रॉयड सेल्स को रिप्लेस करना है वायबल सेल्स के साथ, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं, ये हमारे पास रिपेयर का प्रोसेस है। अब जो रिपेयर का प्रोसेस है, इसके अंदर फर्दर जो है उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक आपके पास रीजनरेशन आती है और एक आपके पास रिप्लेसमेंट आती है, ठीक है। रिपेयर जो होता है उसको रीजनरेशन के थ्रू भी होती है और रिप्लेसमेंट के थ्रू भी होती है। अब रीजनरेशन क्या चीज़ है? रीजनरेशन हमारे पास है रिप्लेसमेंट ऑफ द डिस्ट्रॉयड टिश्यू, जो कि पैरेन्काइमा सेल्स वगैरह हैं। अगर आप उनको सेम टाइप ऑफ सेल्स के साथ जो है वो रिप्लेस करते हो तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। यानी अगर हमारे पास जो है कोई डैमेज सेल हुए, उसकी जगह पे नए सेल जो हैं वो ग्रो करके, ठीक है। अब जो नया सेल ग्रो किया है वो भी बिल्कुल उसके जैसा है जो कि पहले था, तो इसको हम कहते हैं रिपेयर बाय रीजनरेशन, ठीक है। और रीजनरेशन, उन्होंने कहा है कि रीजनरेटिव कैपेसिटी जो होती है वो सेल्स की डिफरेंट होती है। सेल्स ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेशन कैपेसिटी। अब रीजनरेशन के थ्रू सेल्स रिपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी 3 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है, कि जिनकी बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया। जैसे रीजनरेटिव कैपेसिटी जो है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स है। इन्होंने क्या करना है, जो सारी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं, ठीक है। डाई करते हैं, रिप्लेस होते हैं, डाई करते हैं, रिप्लेस होते हैं। जैसे हमारी ओरल कैविटी के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, या आपकी स्किन होती है, उसके ऊपर स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। क्या करती है, पहले डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है, उतर जाती है, फिर नई आ जाती है, उतर जाती है, फिर नई आ जाती है, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनका दूसरा नाम लेबाइल सेल्स भी होता है। एग्जाम्पल्स में देखिए, उन्होंने क्यूबाइडल एपिथेलियम ऑफ द क्यूबाइडल एपिथेलियम की एग्जांपल दी है, कॉलमनर एपिथेलियम है, हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आते हैं क्विसेंट यानी स्टेबल सेल्स। ये सेल्स, इनकी कैपेसिटी तो होती है कि रीजनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में ना अपने आप को इतना एक्टिवली नहीं करते रिप्लेस, ठीक है। मतलब कोई सीवियर अगर जरूरत हो ना, सिर्फ तब वो अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को रिप्लेस करते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे किडनी के, लीवर के या पैंक्रियाज के सेल्स होते हैं जो कि पैनकाइमल सेल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल्स के जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं, ये सारे वो सेल्स हैं जो स्टेबल सेल्स हैं। मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में इतना रीजनरेट नहीं कर देता। अब हमारी स्किन है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में भी अगर खराब है या थोड़ी सी भी कोई मसला हुआ है, वो फौरन से अपने आप को रिप्लेस कर लेती है, ठीक है। तो ये सेल्स होते हैं ना, वो नॉर्मली रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ कुछ कंडीशंस होती हैं जिनकी जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब वो डिवाइड करते हैं, और तभी जो है वो अपने आप को रिप्लेस करते हैं, जैसे कि लीवर किडनी के सेल्स हो गए। और तीसरी कैटेगरी आती है नॉन डिवाइडिंग सेल्स की, जो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करते, परमानेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ वो कब अपने आप को मतलब जिनके अंदर क्या लोग कैपेसिटी होती नहीं है कि वो डिवीजन कर सकते हैं, जैसे कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, 3 ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन की हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपके पास ग्रोथ डिस्कस किया उन्होंने, सेलुलर प्रोलिफरेशन। सेलुलर प्रोलिफरेशन क्या होती है? सेलुलर प्रोलिफरेशन हमारे पास इज रेगुलेटेड बाय बायोकेमिकल फैक्टर्स, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। उन फैक्टर्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स क्या है हमारे पास? सेल प्रोलिफरेशन इज मीडिएटेड बाय केमिकल मीडिएटर्स। सबसे ज्यादा केमिकल मीडिएटर्स जो हैं वो आपके पास ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब डिफरेंट तरह की ग्रोथ फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि अपनी अपनी सेल्स की जो है वो ग्रोथ करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फाइब्रोब्लास्ट की करवाएगा, कोई कनेक्टिव टिश्यू की करवाएगा, कोई एपिडर्मिस की करवाएगा, ठीक है।
ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं। उसके बाद देखिए सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स नहीं रखे अल्लाह ताला ने, यहाँ पे इनहिबिटरी फैक्टर्स भी रखे हैं, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ होती है वहाँ पे इनहिबिशन भी जरूरी है, वरना क्या हो कि सेल जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता जाए और मतलब ज्यादा जो है वो ट्यूमर में चेंज हो जाए। इस वजह से इनहिबिटरी फैक्टर्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनहिबिटरी फैक्टर्स में देखें सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर F3 है और एक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो पीछे पढ़ा था वो था कि हमने जो है किस तरह से रिपेयर करवाना है, और रिपेयर हमारे पास होता है रीजनरेशन के थ्रू, ठीक है। अब सेकंड कैटेगरी में हमने पढ़ा था रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। वो किस तरह से होता है हमारे पास स्कार फॉर्मेशन के थ्रू। जिस तरह की ये कंडीशन सारी यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है कि ये सारी कंडीशन जिनमें टिश्यू रिपेयर जो है वो होता है किस तरह से होता है, स्कार फॉर्मेशन के थ्रू होता है। जैसे कि जब आपके पास रिकवरी वगैरह नहीं हो पाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई, रिकवरी नहीं हो पाई किसी भी तरीके से, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, पेरेन्किमा सेल नेक्रोसिस कैन नॉट बी रिपेयर्ड बाय रीजनरेशन बिकॉज नेक्रोटिक सेल्स आर परमानेंट सेल्स, स्टेबल सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, या नेक्रोसिस सो एक्सटेंसिव हो गया, तो उस केस में उन्होंने कहा है कि हमारे पास टिश्यू रिपेयर जो है वो स्कार फॉर्मेशन के थ्रू होता है। किन किन कंडीशन, ये उन्होंने बेसिकली आपको कंडीशंस बताई हुई हैं, ठीक है। कंडीशंस कौन सी बताई हैं, जब टिश्यू रिपेयर जो है वो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू होगा, यानी स्कार फॉर्मेशन होगी और उसके थ्रू आपका टिश्यू रिपेयर होगा। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, जब रिकवरी नहीं हो पा रही, जब पेरेन्काइमल सेल्स जो है वो रिपेयर नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्यों नहीं रिपेयर कर पा रहे, या तो डैमेज हो गए या परमानेंट खराब हो गए या उनको इनकी डिस्ट्रक्शन हो गई है स्टेबल सेल्स की, ठीक है। और उस केस में जो है ना ये आपको चीजें नजर आएंगी। तो अब हमारे पास क्या चीज आती है, रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब आपने पढ़ना है कि किस तरह से स्कार फॉर्मेशन होती है, उसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखें प्रिपरेशन है। जब एरिया ऑफ इंजरी जो है, जहाँ पे चोट लगी है, उसको हमने प्रिपेयर करना है कि वहां पे स्कार बनना है, ठीक है। किस तरह से स्कार बनना है, जितना भी एक्सुडेट होता है वहां से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। जब उसकी रिमूवल हो जाती है तो वहां पे स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। दूसरा प्रोसेस है इन ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, यानी जितने भी ग्रैनुलेशन टिश्यू होते हैं आपके पास वो वहां पे जाते हैं, वहां पे जाके जब भी डेब्रिस वगैरह एक्सुडेट वगैरह रिमूव हो जाएगा तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है, यानी जो हाईली वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बेसिकली इसके अंदर कैपिलरीज वगैरह बनती हैं, न्यू न्यू फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, तो जो ग्रैनुलेशन टिश्यू होता है वो वहां पे बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंजर्ड एरिया के ऊपर। और जब आप इसका ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हो तो आपको पता चलेगा ये जो ग्रेनुलेशन टिश्यू होता है ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इसका कलर देखेंगे तो ये पिंक होगा। पिंक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज की वजह से ये पिंक होता है। जबकि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैपिलरीज भी हैं और कैपिलरीज के साथ साथ हमारे पास एंडोथेलियम भी है, ठीक है। तो बेसिकली आपने इस पैराग्राफ में ये याद रखना है कि जहाँ पे आपने एक्सुडेट वगैरह रिमूव कर दिया, एक्सुडेट रिमूव करने के बाद वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तीसरा प्रोसेस आपके पास आता है प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन क्या होता है आपके पास, आपने ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ी होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन जो कि बेसिकली रोल प्ले करती है, जो हमने ऊपर ग्रेनुलेशन टिश्यू पढ़ा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन ही होती है फाइब्रोनेक्टिन, जो कि बनना स्टार्ट हो जाती है उस प्लेस पे जहाँ पे आपको इंजरी हुई है, ठीक है। और इंजरी हुई है वहां पे फाइब्रोनेक्टिन बनेगी। फाइब्रोनेक्टिन भी एक रोल प्ले करती है ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अर्ली फेजेस में क्या होगा कि मोस्टली हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, हम ब्लड में से ब्लड सेल्स निकाल तो बाकी हमारे पास प्लाज्मा बचता है, तो ये प्लाज्मा से ज्यादातर बनाई जाती है। लेकिन बाद में ये जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, ये उनसे बनती है, ठीक है। पहले में हमने पढ़ा कि हमने एरिया को प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, जो एरिया ऑफ इंजरी है उसके ऊपर से एक्सुडेट वगैरह रिमूव कर दिया। दूसरे में हमने पढ़ा कि आपने ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हुई। तीसरे में आपने पढ़ा कि वहां पे फाइब्रोनेक्टिन जो है वो बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन प्रोसेसेस हो गए। अब क्या होना जी, वहां पे कोलेजन की जो है, कोलेजन की वहां पे डेपोजिशन होनी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि कोलेजन जो है वो प्रोटीन है कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली, जो कि फाइब्रोब्लास्ट मोस्टली सिंथेसाइज करता है। ये होता क्यों है, ताकि एक टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, ठीक है, स्पेस को, स्कार टिश्यू को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो कोलेजन के साथ बेसिकली जो है ना ये फिल अप होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन फाइनल स्टेप में उसकी मैच्योरेशन हो जाती है। मैच्योरेशन में क्या होता है कि भाई
जो स्कार होता है उसके अंदर आप ग्रेनुलेशन टिश्यू भी आ गया हुआ है, कोलेजन भी आ गई हुई है, ठीक है, कैपिलरीज, फाइब्रोब्लास्ट, ये सारा कुछ आ गया हुआ है। तो अब ये स्कार ऐसा ऐसा क्या होगा, मेच्योर होता है। मेच्योर किस तरह से होता है, उसके अंदर कोलेजन की अमाउंट होती है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्कार जो होता है वो लेस सेलुलर हो जाता है, लेस वेस्कुलर हो जाता है, और मेच्योर स्कार जो होता है उसके अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ कोलेजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो पिंक था पहले हमने पढ़ा, ऊपर पिंक पिंक रेड होता है तो वो व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्टली स्टेप्स होते हैं जो कि रिपेयर बाय कनेक्टिव टिश्यू को जो है वो पे कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको एक दफा, और लास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रेंथनिंग का स्टेप भी रह जाता है, ये फाइनल फेज होती है। इसमें बेसिकली जो स्कार का साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब जिस पॉइंट पे वो है सिर्फ उसी पॉइंट तक जो है ना वो रह जाएगा, बाकी सारा पॉइंट जो है ना वो रेज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ना टोटल कितने स्टेप्स हो गए, आपने इन स्टेप्स को करना है। हमारे पास सबसे पहला स्टेप था कि हमने प्रिपरेशन करवाई है, दूसरे स्टेप में हमने ग्रेनुलेशन टिश्यू जो था वो बना, तीसरे स्टेप में आपके पास फाइब्रोनेक्टिन बन गया, चौथे स्टेप में आपके पास कोलेजन उसके अंदर चली गई, पांचवें स्टेप में स्कार जो था वो मेच्योर होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और छठे स्टेप में आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हुई और फर्दर स्ट्रेंथनिंग के थ्रू आपके पास स्कार जो है वो कंप्लीट बन गया। तो ये आपके पास आ जाती है कि स्कार फॉर्मेशन के जो प्रोसेस है या स्कार फॉर्मेशन की जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, आया आपने लिखने होते हैं, ठीक है। तो सेल रिपेयर हमने पढ़ लिया, सेल रिपेयर की हमने डेफिनेशन पढ़ी, इसके अलावा हमने सेल रिपेयर में दो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। एक तो आपने ये सेल रिपेयर पढ़ा जो रीजनरेशन के थ्रू होता है, ठीक है, और एक आपने पढ़ लिया कि जो स्किन वुंड या कह लो कि स्कार फॉर्मेशन के थ्रू जो है वो होता है, ठीक है। अब दूसरा आपके चैप्टर के अंदर वर्ड लिखा था वुंड हीलिंग, ठीक है। वुंड हीलिंग किस तरह से होती है ये आपने पढ़ना है। हीलिंग में सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि किन किन चीज़ों की हीलिंग होनी होती है। जैसे एब्रेयन है, एब्रेयन क्या होता है कि अगर आप स्किन इंजरी हुई है तो उसमें अगर आपकी जो एपिडर्मिस है वो थोड़ी सी उतर गई है, ठीक है, सुपरफिशियल सरफेस थोड़ा सा जो है उस रिमूवल हो गई है उसकी, तो हम उसे कहते हैं कि आपके पास एब्रेयन की कंडीशन है, ठीक है। एपिथेलियम बेसिकली आपको पता है नीचे से रीजनरेट कर जाती है, ठीक है, रिस्टोर हो जाती है, उसके अंदर आपको कोई मसला नहीं होता इतना। इंसियन क्या होता है और लेसिरेशन क्या होता है। इंसियन आपके पास, इंसियन या लेसिरेशन हम कहते हैं, इसमें आपके पास जो थिक स्किन होती है ना, यानी एपिडर्मिस तो रिमूव होगी लेकिन उसके साथ साथ डर्मिस भी रिमूव हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास कहते हैं कि अगर आपके पास जो एक इंसियन करना होता है उसमें क्या होता है कि जो स्किन एडजेस होते हैं अगर आपको उनको देखें तो सुचर वगैरह करते हैं, ठीक है, सर्जिकल इंसियन लगाते हैं, सिर्फ थोड़ा सा गैप होता है जिसको आपने क्या करना होता है, रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह का जिसमें नेक्रोसिस या इन्फ्लेमेशन आर मिनिमल इज नोन एज हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। मतलब एक इस तरह का प्रोसेस जिसमें नेक्रोसिस वगैरह या इन्फ्लेमेशन वगैरह थोड़ी थोड़ी हुई होती है, इसे हम कहते हैं हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। जब नेक्स्ट है क्या, वुंड विद एपिडर्मल डिफेक्ट, सीवियर इंजरीज होती हैं जैसे कि क्रश इंजरीज, लैसरेशन, बर्न। इसमें क्या होता है आपके पास एपिडर्मिस भी सारी रिमूव हो जाती है, डर्मिस भी रिमूव हो जाती है, इसके अलावा जर्मिनेटिव सेल्स जो होते हैं वो भी सारे रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे जर्मिनेटिव सेल्स की सिर्फ एक लेयर थोड़ी सी डैमेज होती है, यहाँ पे सारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंसिव नेक्रोसिस होती है और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन होती है, इसे कहते हैं हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन। मतलब ये फर्स्ट इंटेंशन थी जिसमें सिर्फ नेक्रोसिस हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुई, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हुई है, ठीक है, और उसके साथ एक इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन के बाद एक प्रॉपर रिपेयरिंग की फेज जो है वो भी अपीयर होती है, इसे कहते हैं हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, ठीक है। हीलिंग मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे तो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन, ठीक है, और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, ये दो चीजें हमने जो है वो डिस्कस करनी है। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन में सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये उस साइड पे होती है जहाँ पे मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू होता है, ठीक है, यानी जिस तरह के क्लीन सर्जिकल वुंड है, ठीक है, जिसके ऑपोजिट एड्रेस है, तो जो बेसिकली क्लीन सर्फेसेस होती हैं, मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू होता है, उनके अंदर हीलिंग बाय फर्स्ट वुंड होती है। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं आपके पास। स्टेजेस में क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ ब्लड, सबसे पहले ब्लड एक्सुडेट करेगा। एक्सुडेट हमने पढ़ा था, बाहर को फ्लो होना, एक्सुडेट वगैरह जितना भी सिक्रीशन निकलती है बाहर को, तो ब्लड पहले सबसे पहले एक्सुडेट करेगा। कोगुलम ड्राइंग ऑन इट्स सरफेस एंड फॉर्मिंग स्कार्ब, यानी उसके बाद सबसे पहले तो हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो है ना वो ब्लड जो होता है वो एक्सुडेट कर जाता है, और एक्सुडेट कहाँ पे करता है, आपने स्पेसेस याद रखनी है जहाँ पे भी आपको कट हुआ है, ठीक है, जहाँ पे स्किन जो है वो डैमेज हुई है वहां पे ब्लड जो होता है वहां से
बाहर की तरफ जो है वो मूव करता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वर्ड लिखा है कोगुलम, कि कोगुलम क्या होता है, बेसिकली कोगुलेटेड मैटर जो है ना उसका मैस होता है जिसको हम कोगुलम कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको यहाँ पे बताएं तो कोई भी मटेरियल इस तरह का जो कि लिक्विड कंटेंट से जो है ना वो बनता है उसे आप कोगुलम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि कोई थ्रोम्बस हो सकता है, कोई ब्लड क्लॉट हो सकता है, उसे आप कोगुलम कह सकते हो। यानी क्लॉट ड्राइंग ऑन इट सरफेस एंड फॉर्मिंग स्कैब, यानी जो क्लॉट होता है वो ऐसा ऐसा क्या होना शुरू कर देता है, ड्राई होना शुरू हो जाता है, और वहां पे आपके पास स्कैब की कंडीशन, स्कैब बेसिकली क्रस्ट को कहते हैं, ठीक है। जैसे एक रफ प्रोटेक्टिव क्रस्ट बनती है ना, जहाँ पे भी कट हुआ हो या वुंड हुआ हो वहां पे जो भी आपको एक सरफेस मिलती है उसे हम कहते हैं स्कैब, ठीक है। ड्राई प्रोटेक्टिव क्रस्ट बनती है, आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। ड्राई प्रोटेक्टिव क्रस्ट बनती है जो जहाँ पे कट हुआ होता है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सुडेशन होगी ब्लड की, उसके बाद आपके पास कोगुलम यानी जो ब्लड क्लॉट था वो ऐसे ऐसा ड्राई होना शुरू हो गया, और उसने स्कैब यानी कोई स्कार या कोई इस तरह की चीज प्रोटेक्टिव क्रस्ट बनाना जो है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, ग्रेनुलेशन टिश्यू की, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, और ऐसा ऐसा वो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे ताकि रिस्टोर कर सकें सेल्स को। मेच्योर फाइब्रोब्लास्ट लेइंग डाउन कोलेजन, यानी कोलेजन के साथ साथ जो फाइब्रोब्लास्ट होंगे वहां पे आ जाएंगे, ऐसा ऐसा कोलेजन की मेच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे वेसल्स की कमी होना शुरू हो जाती है और वाइट एरिया जो है वो बनना शुरू हो जाता है। बाकी सारा प्रोसेस जिस तरह हमने पीछे पढ़ा ना स्कार फॉर्मेशन का, बाकी सारा वैसा ही है, ठीक है। तो स्टेजेस में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले एक्सुडेशन हुई, वहां पे ब्लड क्लॉट ऐसे ऐसा ड्राई हुआ, ठीक है, प्रोटेक्टिव स्कार बनना शुरू हो गया, वहां पे ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन हुई, सारे एपिथेलियल सेल्स वहां जाना शुरू हो गए, फाइब्रोब्लास्ट जाना शुरू हो गए, कोलेजन से बढ़ना शुरू हो गया, वो ऐसा ऐसा कोलेजन की वजह से वहां पे जो पिंक एरिया था वो व्हाइट होना शुरू हो जाता है और वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन की स्टेजेस होती हैं। अगर हम बात करें हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन, तो सेकंड इंटेंशन में क्या होता है, दिस अकर्स इन ओपन वुंड पार्टिकुलरली व्हेन देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ टिश्यू, यानी जब जो ओपन वुंड होते हैं जिसमें काफी ज्यादा लॉस हो गया होता है टिश्यूज का, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास मोस्टली हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन होती है। ये थोड़ी स्लो होती है, इसके अंदर लार्ज स्कार्स भी बनते हैं। इसकी स्टेजेस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम पढ़ेंगे, जैसे कैविटी फिल विद ब्लड एंड फिब्रिन क्लॉट। यहाँ पे चूंकि ज्यादा कह लो कि इंजरी हुई होती है तो फिब्रिन के क्लॉट्स होते हैं ना वो भी बाहर आते हैं, ठीक है। फिब्रिन क्लॉट अगर आप देखें तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि मतलब जो ब्लड की ब्लीडिंग को रोकने के लिए ना बेसिकली आपके पास फिब्रिन क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, ताकि ये टिश्यू को रिपेयर कर सकें। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपके पास जहाँ पे भी कैलो डैमेज हुआ होता है प्लेटलेट्स वगैरह को अपने अंदर कह लो कि बाउंड करके वहां पे फिब्रिन के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो कैविटी फिल्ड विद ब्लड एंड फिब्रिन क्लॉट, कैविटी ब्लड के साथ तो फिल होगी लेकिन ब्लड को रोकने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहां पे फिब्रिन के क्लॉट बनना भी शुरू हो जाएंगे। उसको आपने कोगुलम कह दिया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था ब्लड क्लॉट्स होते हैं इनको आप कोगुलम कह देते हो। तो फिब्रिन के क्लॉट्स बनना शुरू हो गए ब्लीडिंग को रोकने के लिए। कोगुलम ड्राइज ऑन इट सरफेस एंड फॉर्म स्कैब, कोगुलम जो है वो फिर इस तरह से ड्राई होगा इस तरह, ठीक है। और वो क्या बना देगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, ड्राई रफ प्रोटेक्टिव क्रस्ट बना देगा जिसे हम स्कैब कहते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वुंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसकी वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा उस जगह पे, ठीक है। एपिथेलियल सेल दोबारा से माइग्रेट करेंगे, स्कार फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास इसकी स्टेजेस जो हैं सेकेंड इंटेंशन की कंप्लीट होती हैं। तो ऑलमोस्ट ये सेम सेम स्टेजेस होते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इनके दरमियान। अब ये देखें डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंटेंशन रिपेयर, प्राइमरी और सेकेंडरी का जो डिफरेंस उन्होंने यहाँ पे भी एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा डिफरेंस है। ये भी आप मतलब यहाँ से भी कर सकते हो। सेकेंडरी जो इंटेंशन रिपेयर है इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, आपने इनको अच्छे से करना है क्योंकि अक्सर बॉक्सेस जो होते हैं ना वो यूएचएस में ज्यादा आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंटेंशन आपने बस ये याद रखना है, जब भी अगर आपको मैं कह लो कि एक लाइन में बताऊं कि फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन या प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग वो तब होगी जब आपका वूंड वूंड के जो एडजेस हैं वो ऑलमोस्ट साथ साथ हैं, ठीक है। वूंड एडजेस आर अप्रोक्सीमेटेड होंगे, जैसे सुचर्स या ग्लू या स्टेपल, इस तरह की चीजों के साथ जब आपने वूंड को हील करना है।
हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन हमारे पास तब होती है जब वुंड एडजेस कैन नॉट बी अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है, और वुंड को नीचे से बॉटम से जो है वो हील करने की जरूरत हमें महसूस होती है, उस वक्त हम क्या करते हैं, सेकेंडरी इंटेंशन वाले जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने अब इनके जो स्टेप्स है ना वो आपने याद रखने हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमने पढ़ी हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या चीजें हैं, अकर्स व्हेन वुंड एडजेस आर इन गुड ऑपोजिशन, ठीक है, अकर्स व्हेन गुड एडजेस आर सेपरेटेड, ठीक है। ये प्राइमरी लेस फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट यहाँ पे ज्यादा एक्सुडेट बनता है। प्राइमरी में फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है। यहाँ पे स्मॉल स्कार फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ज्यादा स्कार की फॉर्मेशन होती है। ये रैपिड हीलिंग होती है, यहाँ पे स्लो हीलिंग होती है। तो एक एक के साथ एक एक प्रोसेस जो है, एक एक के साथ एक एक स्टेप जो है वो आपने क्या करना है, याद करना है इसका। अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, वुंड हील प्रॉपर तरीके से नहीं होता, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, डाइसेंस जनी अगर वुंड फट, जैसे कहते हैं ना, जख्म फट जाना एब्डोमेन के अंदर, अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड हो जाए, ठीक है, या कीलॉइड क्या होता है, अगर एक्सेसिव अमाउंट में कोलेजन बन जाए, कोलेजन ने तो बनना था, ठीक है, उसमें बनना था ताकि मेच्योरेशन हो जाए वुंड की, अगर ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो उसे हम कहते हैं कीलॉइड। प्राउड फ्लैश क्या होता है, अगर आपके ग्रेनुलेशन टिश्यू बहुत ज्यादा अमाउंट में बन गया, उसको हम ये कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वुंड हीलिंग की। अगर आप हम बात करें फैक्टर्स जो कि हीलिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, उसमें सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस आता है, यानी ये कुछ चीजें हैं जो कि डिपेंड करती हैं, न्यूट्रिशन डिपेंड करती है। न्यूट्रिशन, आप कितनी अच्छी डाइट ले रहे हो, कितनी अच्छी डाइट के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन जितनी ज्यादा होगी तो आपके पास उतना ही ज्यादा ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, ठीक है। आपके अंदर पास विटामिन सी कितना है, विटामिन सी को जो है वो कोलेजन फाइबर्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है, विटामिन सी जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अच्छा जो है वो डील करेगा। जिंक जो है वो हमारे पास मोस्टली डीएनए, आरएनए, ये सारे जो है ना जिंक डिपेंडेंट होते हैं। तो जिंक आपके पास अगर अच्छा होगा तो वुंड हीलिंग अच्छी होगी, कम होगा तो वुंड हीलिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये न्यूट्रिशन के अंदर चीजें आ जाती हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास ब्लड अरेंजमेंट है। ब्लड अरेंजमेंट में आपके पास क्या होता है जी, अगर आपके पास न्यूट्रोपीनिया यानी अगर न्यूट्रोफिल अमाउंट में कम है तो आपके पास रिपेयर इतना ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। हेमोरेजिक डायथिसिस का मतलब क्या है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, वुंडेड एरिया के अंदर, तो वो एक ज्यादा जो है ना मीडियम प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज वगैरह को कि वो आए, ठीक है, तो इस वजह से ब्लड को साफ करना चाहिए ताकि आपकी हीलिंग रिपेयर ना हो, सो हीलिंग जो है वो हिंडर ना हो, ठीक है। उसके बाद एनीमिया होगा तो फिर आपके पास इतना हीलिंग प्रोसेस नहीं हो सकता, आपका ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो ज्यादा होना चाहिए, हीमोग्लोबिन की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। डायबिटीज की कंडीशन जो होती है, मोस्टली डायबिटीज में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो हमारे पास लो अमाउंट में होते हैं, ठीक है, उनकी फेगोसिटिक कैपेसिटी कम होती है। डायबिटिक पेशेंट की जो स्किन होती है उसके अंदर क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है, इस वजह से बैक्टीरिया उसके अंदर ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो जो डायबिटिक लोग होते हैं उनकी आर्टीरियल डिजीज वगैरह जो होती है उनकी ज्यादा होती है, उनकी वजह से ब्लड सप्लाई उनको अच्छी नहीं मिल पाती, ठीक है, जो इंजर्ड एरिया होता है उसमें ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनके अंदर वुंड हीलिंग का प्रोसेस जो होता है ना वो मोस्टली क्या होता है, रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ना कह लो कि इनके स्टेप्स जो है ना वो आ जाते हैं थोड़े से, कि कब कब जो है ना इनकी हीलिंग जो है वो मसला इनकी हीलिंग के अंदर आता है, ठीक है। जिंक डेफिशिएंसी है, ब्लड डिरेंजमेंट पढ़ लिया हमने, हेमरेजिक डायथिसिस पढ़ लिया हमने, एनीमिया पढ़ लिया, डायबिटिक मेलाइटिस हम पढ़ रहे हैं, डायबिटिस मेलाइटिस के अंदर हार्मोन्स का कुछ फर्क आता है, जैसे कि एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, इससे भी हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है, ठीक है। और क्यों होती है डिले, क्योंकि इसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो होता है वो डिप्रेस होता है, और कोलेजन की प्रोडक्शन जो है वो भी ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो हीलिंग को कम कर देता है। कोल्ड वेदर हो तो हीलिंग नहीं होती, हॉट वेदर हो तो हीलिंग हो जाती है, बिकॉज टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, उनको इन्वायरमेंट वार्म मिलेगा तो फिर वहां पे जो है वो हीलिंग जल्दी होती है। लोकल इन्फेक्शन है, लोकल इन्फेक्शन मतलब कि अगर इन्फेक्शन हमारे पास इस तरह से ओके एक्यूट इन्फ्लेमेशन जिसके नतीजे में हो जाती है, तो इन्फेक्शन के रिजल्ट में भी आपके पास हीलिंग स्लो हो जाती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई अगर अच्छी होगी ना तो वहां पे हीलिंग अच्छी होगी, अगर पुअर ब्लड सप्लाई होगी तो फिर हीलिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ कंडीशन लिखी हुई है, अगर आप प्रेशर डालते हैं वेसल के ऊपर, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन है, थ्रोम्बोसिस है, तो इन सब केसेस में ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, उन्होंने लिखा है कि टिश्यूज़ इन्वॉल्व्ड के कौन-कौन से होते हैं, अगर कंप्लीट रिपेयर आप करवाना चाहते हैं तो कौन-कौन से टिश्यूज़ जो हैं मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। फॉरेन बॉडीज़ हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाती हैं, वुंड हीलिंग को इम्पेयर करवाती हैं, ठीक है? तो ये अगर टिश्यू इस तरह का इन्वॉल्व होता है कोई, तो आपकी हीलिंग मुश्किल हो जाएगी। जो लोग इम्मोबिलाइज़ होते हैं, बैठे रहते हैं, उनके अंदर वुंड हीलिंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है? या फ्रैक्चर वगैरह हुआ है तो फिर भी आपकी वुंड हीलिंग उससे जो है वो इफ़ेक्ट आ सकता है। नियोप्लेसिया है, एडिमा है, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट रेज़, ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आपकी वुंड हीलिंग में मसला बना सकती हैं। उसके बाद फैक्टर्स देखिए उन्होंने ना एक सेपरेट करके लिख दिए हैं, आप यहाँ से इसको रट्टा लगाने के लिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से याद करें। सिस्टमैटिक फैक्टर्स और लोकल फैक्टर्स। सिस्टमैटिक फैक्टर्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी आ जाती है, विटामिन सी डेफिशिएंसी है, जिंक डेफिशिएंसी है, न्यूट्रोपीनिया हमने पढ़ा, हेमोरेजिक डायथिसिस, एनीमिया, डायबिटीज, एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एडवांस, ये जो आपको यहाँ पे मेंशन नहीं था लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो आप इसको जरूर पढ़ें। लोकल में देखिए इन्फेक्शन है, पुअर ब्लड सप्लाई है, पीसेस ऑफ फॉरेन मटेरियल है, या नेक्रोटिक टिश्यू है, या इंजर्ड एरिया की मूवमेंट नहीं हो पा रही, इमोबिलाइज है, तो उसमें भी आपकी जो चीज़ें हैं वो ये फैक्टर्स मिलके क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपके पास ये जो चैप्टर होता है वुंड हीलिंग रिपेयर वाला, इसमें हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है? जैसे हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसकी, हमने ग्रोथ फैक्टर्स पढ़े, हमने अ, जो थे इनहिबिटिंग फैक्टर्स पढ़े, हमने ये वाली फेजेस पढ़ी जिसमें स्कार फॉर्मेशन जो है उसका प्रोसेस रिपेयर होता है, किस तरह से कौन-कौन से कैलॉग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, प्रिपरेशन होती है, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, फाइब्रोनेक्टिन था, कोलेजनाइजेशन हुई, स्कार फॉर्मेशन हुई, और लास्ट पे कॉन्टैक्ट किया। फिर हमने हीलिंग ऑफ स्किन वुंड में एब्रेजन की टर्म पढ़ी, इंसिजन पढ़ा क्या होता है, ठीक है? इंसिजन के बाद आपने पढ़ लिया कि जो इसकी स्टेजेस हैं वो कौन-कौन सी हैं, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन क्या होता है, हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये पढ़ लिया, ठीक है? हीलिंग, और इसके अलावा आपने ये पढ़ा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस पढ़ने के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं वुंड हीलिंग की, फैक्टर्स कौन-कौन से इफेक्ट करते हैं हीलिंग ऑफ वुंड को, वो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंसेस क्या-क्या होते हैं और लोकल इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा छोटा-सा चैप्टर है बिल्कुल, और उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट पे ये एमसीक्यूज़ दिए होते हैं, आते तो नहीं है मोस्टली इसमें से, लेकिन ये है कि इससे ज़रा-सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है? तो नेक्स्ट चैप्टर हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।